लोगों से मिलकर सीएम ने लिया फीडबैक। 15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट सत्र। कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी बैठक। सरकार ने जोशीमठ के लिए जारी की मुआवजा नीति। ध्वस्त घरों के लिए 31 से 36,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेगा मुआवजा। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 3 दिन में 64,939 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। अब तक 3 करोड़ की हुई बुकिंग। और 25 अप्रैल को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे कपाट। मार्ग से डीडीएमए द्वारा बर्फ हटाने का कार्य जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। खबर देहरादून से, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक। 2024 को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी बैठक। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी रहेंगे मौजूद। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। खबर देहरादून से, जहां पर लोकसभा 2024 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक होगी। 2024 को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी बैठक। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़ गए हैं। अंकित, अगर बात की जाए तो आज बीजेपी की जो अहम बैठक होने जा रही है, कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर मंत्रणा होगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल कपिल, आपने सही कहा। क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से जो राज्य की जो 5 सीटें हैं लोकसभा की, वो सभी बीजेपी के खाते में जाए। इसको देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बूथ अध्यक्ष हैं, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो बूथ सशक्तिकरण का जो जो पार्टी चाहती है कि बूथ जो है उसके मजबूत हो, उसको लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। और किस तरीके से चाहे हमारे उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने हैं, चाहे लोकसभा के इलेक्शन होने, चाहे आगे इलेक्शन होने, तो कैसे पार्टी इसको जीत सकती है, जनता के बीच में क्या कुछ वो मुद्दे लेकर के जाने हैं जिससे कि पार्टी को लाभ मिल सके। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, इन सभी योजनाओं को लेकर के जनता तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही साथ कपिल, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भाजपा चाहती है कि जो तमाम जो दायित्व के जो पद खाली हैं, उन दायित्वों के लिए भी आज चर्चा हो सकती है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संभवतः एक चर्चा जो है वो आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से कर सकते हैं। और उसके बाद दायित्व का भी बंटवारा हमें लगता है कि होली से पहले बहुत जल्द हो जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी थी कि दुष्यंत कुमार गौतम जैसे ही आएंगे और उनकी हरी झंडी के बाद ये इस सूची को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। तो आज दायित्व के बंटवारे को लेकर के, बूथ सशक्तिकरण को लेकर के, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के, तो ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर के आज एक ये अहम बैठक है भाजपा प्रदेश कार्यालय में। और अब से थोड़ी देर में
पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी जो है वो भाजपा मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं। अंकित, 2024 की तैयारियों के साथ साथ बात की जाए तो 88 जो पद हैं, मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के जो पद हैं, जैसे कि आपने कहा कि महेंद्र भट्ट ने जो लिस्ट वो तैयार कर रखी थी, क्या उस लिस्ट पर जो 88 पद है चुनावी स्तर पर है और पद भी खाली हैं, क्या इसको लेकर आज जो 88 पद है उन पर आज मुहर लगेगी? क्योंकि प्रदेश प्रभारी भी पहुंच रहे हैं, तो क्या जो दायित्वों का बंटवारा है वह आज हो सकेगा? देखिए कपिल, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया जाना है, लेकिन पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो इस सब में टकटकी लगाए बैठे हैं कि कुछ उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है। पिछले लंबे समय से जो ये पद हैं खाली चल रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन है, चाहे फिर वो आगामी निकाय के इलेक्शन है, इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं दायित्वों का बंटवारा जल्द से जल्द कर सकती है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो बताया था कि ये सूची उनकी तरफ से तैयार है, लेकिन बस एक हरी झंडी चाहिए प्रभारी की, और उसके बाद फिर अंतिम निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास रहेगा। तो यानी कि गेंद जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास जाएगी, और उसके बाद फिर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेना है। तो आज जो ये सूची है, हमें लगता है कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी, और इसके बाद कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी होली के समय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक होली का तोहफा जो है वो दे सकते हैं। और बड़ी संख्या में दायित्व के पद जो है वो खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से लेकर संगठन ये नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से नाराजगी जो है वो पार्टी के नेताओं के बीच में हो। तो ऐसे में बहुत जल्द ही दायित्व का भी बंटवारा राज्य सरकार कर सकती है, और अगर ऐसा करती है तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी में जोश बढ़ने का काम होगा, और इसके लाभ जो है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हमें लगता है कि 2024 के इलेक्शन और निकाय के इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। तो अंतिम निर्णय जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेना होगा, देखना होगा कि कब तक वो इस दायित्व का बंटवारे की सूची को अपनी हरी झंडी दे पाते हैं या नहीं। चलिए अंकित, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी आज एक बैठक करने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी शामिल होंगे, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा तमाम जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वह आज खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए हैं। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क किनारे चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। सीएम धामी ने इस अंदाज के सभी लोग कायल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर कर रहे थे, इसी दौरान ठंड में सड़क किनारे के चाय की दुकान दिखी। फिर क्या, मुख्यमंत्री सीधे दुकान में पहुंच गए। अपनी दुकान पर सूबे के मुखिया को देखकर दुकानदार भी खुश हो गया। फिर उसे सीएम धामी को अपनी दुकान की स्पेशल चाय पिलाई। वहीं सीएम को चाय पिलाने के बाद दुकानदार भी काफी खुश नजर आया। बता दें कि चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास अंदाज में देखे गए। सीएम धामी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने के दौरान सीएम धामी सर्किट हाउस से ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया, फिर चाय की चुस्की ली। उसके बाद उन्होंने दुकानदार नित्यानंद जोशी और अन्य लोगों से बात करते हुए उनका हाल चाल जाना, साथ ही सरकारी योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर चर्चा की। इसी दौरान वहां मौजूद बालक रियांश से मुख्यमंत्री ने बातें की और अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद सीएम धामी नागनाथ वार्ड पहुंचे, जहां पानी भर रही महिला से बातें की और पेयजल की स्थिति के बारे में जाना, जिस पर महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि पानी नियमित आ रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य बाजार होते हुए गोरल चौड़ मैदान पहुंचे और मुख्य बाजार में उन्होंने दुकान स्वामियों से भी बात की। इस दौरान गोरल चौड़ मैदान में मुख्यमंत्री धामी वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बातें की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत स्थित गोलजीव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजीव न्याय के देवता हैं, इसी कारण लोगों की उनके प्रति
विशेष श्रद्धा रहती है। सभी की आस्था का यह प्रमुख स्थल है जहां से मनोकामनाएं पूर्ण होने से लोगों को मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने मंदिर से जुड़े लोगों के साथ ही उपस्थित बच्चों एवं बुजुर्गों आदि से बातचीत की तथा क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की। बच्चे इधर देख इधर इधर बेटा, बच्चे इधर भी देखो। ऋषिकेश में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आने वाले मेहमानों को ऋषिकेश अब एक अलग रंग में नजर आएगा। नगर निगम में मठ मंदिरों आश्रम को एक ही रंग में रंगने का मन बनाया है, जिसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत अतिथि देवो भवो की तर्ज पर किया जाएगा, जिसके लिए साधु संत भी तैयार हैं। भव्य गंगा आरती के लिए घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। देश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने कि G20 की अध्यक्षता करने के लिए भारत का उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि जिन्होंने कि ऋषिकेश में 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे G20 के होंगे, उसी के निमित्त लगातार हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम ने भी पूरी अतिथि देवो भव की तरह पूरी कमर कस ली है और मेरी लगातार अपने मठ मंदिरों के आश्रमों के स्वामियों से ट्रस्टियों से बातचीत भी हो रही है कि अपने अपने सभी मठ मंदिरों को भी रंगाई पुताई करके बढ़िया सा उसको उत्साह के रूप में हम सभी उसको लेंगे और उनको भी हम पूरा रंगाई पुताई करके तैयार करेंगे। पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह हम सजा देंगे। लक्सर में एई और जेई आरोपियों द्वारा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार। अभियुक्तों द्वारा उदाहेड़ी मंगलोर में किराए के मकान में अभ्यर्थियों को एकत्रित कर पेपर उपलब्ध कराकर मोटी रकम ली गई थी। उपलब्ध गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या पहुंची 9। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त राजपाल को रिमांड पर लेने के बाद हुए कई खुलासे। भर्ती प्रकरण से कमाए इन्हीं रुपयों से राजपाल द्वारा लक्सर स्थित ज्वेलर्स से खरीदी गई थी 3,60,000 की ज्वेलरी। जीएसटी से बचने के लिए ज्वेलर्स ने दिया था कच्चा बिल। जेई और एई भर्ती परीक्षा प्रकरण में थाना कनखल में दर्ज मुकदमे की विवेचना कर रही है एसआईटी टीम को मुकदमे से संबंधित 50,000 के इनामी अभियुक्त सहित 3 अभियुक्तों को दबोचने में सफलता हाथ लगी है। प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद इसमें 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के इनाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। खबरों में बात करेंगे सितारगंज की, जहां पर पशुपालन विभाग एवं उत्तराखंड पशुधन विभाग बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों पशुपालकों ने सम्मिलित होकर शिविर का लाभ उठाया। शक्ति फार्म देवनगर में आयोजित राज्य स्तरीय जागरूकता शिविर का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने संयुक्त रूप वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 11 जनपदों में वायफ के एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों का बटन दबाकर उद्घाटन किया गया तथा वायफ कार्यकर्ताओं को आवंटित मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पहली बार ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि अब सारी टेस्टिंग यहाँ होगी जानवरों की, उसकी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को लेकर उत्तराखंड के सभी जिले के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने भारी मात्रा में श्यामपुर थाना क्षेत्र में गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई गांजे की कीमत तकरीबन 18 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सिडकुल थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद के पास एक शव मिला था, जिसकी पहचान पोपिन पुत्र श्रवण कुमार निवासी हेतमपुर सिडकुल के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा थाना सिडकुल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस को इस हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी रविंद्र पुत्र पालू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हत्या के बाद लूटी गई धनराशि भी बरामद की गई है। ये हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर एक पोपिन नाम का जो युवक है, इसकी लाश मिली थी, जिसका सर जो है जानवरों ने खा लिया था। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो है जब शक होने पर इसका जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसके किसी भारी चीज़ से उसकी हड्डी टूटना पाया गया था। तो इस पर ही हत्या की आशंका पर जो है इसमें मुकदमा जो है तहरीर आई थी, इस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया गया। साथ ही साथ इसमें पता चला कि लास्ट एक इसका मित्र है जो उसके घर पे अक्सर आया करता था, रविंदर जिसका नाम है, और वो उसके साथ शाम को गया हुआ था। तब से रविंदर लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो पूछताछ उसने बताया कि इसको जानकारी थी कि पोपिन जो है अपने पास हमेशा 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये कैश रखता है और घर पे नहीं रखता, और वो नशे की हालत में उसको लालच जाग गया और उसने एक जब देखा सुनसान जगह पर तो वहाँ पर उसको ईंट से उसके सर पे वार कर दिया और पैसे लेकर उसके भाग गया। उसमें से करीब 3200 रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिए। देश विदेश में प्रसिद्ध उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का आगाज 22 अप्रैल से होने जा रहा है। पिछले साल 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए थे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस साल भी 4 धाम यात्रा अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस साल बिना रजिस्ट्रेशन 4 धाम की यात्रा नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से यात्रा के लिए की गई रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि सरकार के इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में यात्रियों को हरिद्वार से वापस जाना पड़ेगा, साथ ही दलाली प्रक्रिया बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, धामी सरकार के लिए इस साल की 4 धाम यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। जोशीमठ समेत तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में भूधसाव के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार कैसे 4 धाम यात्रा को सरल और सुगम बना पाएगी, यह देखना होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाईस अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ में आई आपदा के बीच धामी सरकार के लिए यात्रा को संचालित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम बनाने और 4 धाम यात्रा के लिए जोशीमठ में बीआरओ की टीम तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं धामी सरकार ने यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पीपीपी मोड पर प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध किया है, जिससे यमुनोत्री धाम के दर्शन 15 मिनट में ही श्रद्धालु कर सकेंगे। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धामों के दर्शन किए थे।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस साल भी चारधाम यात्रा अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। वहीं इस साल बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम की यात्रा नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से यात्रा के लिए की गई रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि सरकार की इस व्यवस्था ने बड़ी संख्या में यात्रियों को हरिद्वार से वापस जाना पड़ेगा, साथ ही दलाली प्रक्रिया बढ़ जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। सरकार सिर्फ दिखावे पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको खोला कोरोना काल में, अगर आपको विदित होगा, पूरा विश्व खुल चुका था। गंगोत्री यमुनोत्री गया था और 16 तारीख अक्टूबर से शुरू किया गया था। इस सरकार की मंशा पता नहीं क्या है, क्या ये सोचना चाहती है, क्या ये करना चाहती है। मुझे लगता है कि इनकी सोच में इन चारों धामों को किसी ऐसे लोगों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है ताकि यहाँ का जो रोजगार, यहाँ के सारे लोग जो बेरोजगार बन जाए और धनाढ्य लोग जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन लोगों के देने की इच्छा है। देखिए, अभी तक तो ये बात पता चली है कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि जिससे कि क्वेश्चन पेपर्स की सील टूट गई। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां, जब सड़क के हाल है तो बाकी चारधाम की तैयारियां कैसी होंगी ये आप स्वयं समझ सकते हैं। सरकार सिर्फ भाषणों में, सरकार सिर्फ स्टेटमेंट्स में, सरकार सिर्फ मीडिया में काम कर रही है। इसके अलावा कहीं सरकार कुछ काम कर रही है वो दिखाई नहीं देता है। सिवा कुछ और आता नहीं है। पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा और कांग्रेस के लोगों को भी कि ये पहली बार हुआ है कि चारधाम यात्रा कपाट खुलने से पूर्व फरवरी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के बैठक आयोजित हो चुकी है और उसमें जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, सबको उनकी अब तक उन्होंने कार्य योजना तैयार की है, उसकी विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर समीक्षा की जा चुकी है। कुल मिलाकर जोशीमठ आपदा के बीच शुरू हो रही चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाना धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार पूरी तैयारी का तो दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर कई परेशानियां हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। देखना होगा कि क्या यात्रा शुरू होने से पहले धामी सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर पाती है या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।